फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और इस वीडियो में आज हम मेसोलिथिक फेज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने इस पर एक वीडियो पहले ही बना रखा है, तो बाकी जो चीज़ें हैं मेसोलिथिक फेज़ की इस वीडियो में कवर होंगी। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि मेसोलिथिक जो है कई नामों से जाना जाता है। इसको संक्रमण काल भी कहते हैं, माइक्रोलिथ भी कहते हैं, और इसमें बहुत सारे टूल्स इस फेज़ में जो है हमें देखने को मिलते हैं। और मानव जीवन निर्वाह की गतिविधि में भी जो है एक विविधता देखने को मिलती है। ये फेज़ जो है एक अच्छे फूड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और छोटे-छोटे जो स्टोन हैं उनका यूज़ करके जो है एरोहेड टाइप के टूल्स बनाए गए, और उसको जो है वुड हैंडल में फ़िक्स किया गया, और इससे क्या हुआ, शिकार करना बहुत आसान हो गया। अब ह्यूमन जो है जानवरों को मारने के लिए दौड़ नहीं रहा है, और वो तीर और भाले जैसे औज़ारों से जो है उनको दूर से ही हंट कर रहा है, शिकार कर रहा है उनका। और ये टूल जो है उसने इन टूल ने जो है उनकी जो समय है, एनर्जी है, उसको जो है बचाया। और मानव जो है इस फ़ेज़ में बहुत ही अच्छी स्थिति में था, अपनी खाद्य आपूर्ति को लेकर के। और उसने जो है आरी जैसे टूल का यूज़ जो है बेसिकली काटने के लिए किया। संभवतः उसने जो है खाने योग्य घास और मांस को जो है इससे काटा होगा, और माना जाता है कि इस फ़ेज़ में उसने जो अनाज संग्रहण है वो स्टार्ट कर दिया, और घास का यूज़ जो है उसने जानवरों को खिलाने के लिए किया होगा। घास का यूज़ उसने पशुओं को खिलाने के लिए, आवास बनाने के लिए या जलाने के लिए किया होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के हमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते हैं। केवल इनडायरेक्ट एविडेंस से ही जो है ये चीज़ें पता चलती हैं। मानव जो है जंगली घासों और शिकार पर ही निर्भर था, लेकिन मेसोलिथिक फेज़ में उसकी जो खाद्य आपूर्ति है वो बढ़ गई। अ, इसके अलावा जो उसकी खाद्य आपूर्ति की जो चिंता थी, वो भी जो है पूरी हुई, और मानव जो है मध्यपाषाण काल में एक एडवांस स्टेज पे था, एक बेहतर स्थिति में था। अब वह जो है हंटिंग कर रहा था, गैदरिंग कर रहा था, और टूल के जो आकार हैं उनसे पता चलता है कि उसने हार्वेस्टिंग वगैरह भी जो है या कृषि वगैरह भी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। मानव इस फेस में एक अच्छी स्थिति में था। वह शिकार कर रहा था, संग्रहण कर रहा था। इसके अलावा जो औजार के टाइप हैं या टूल्स टाइप हैं, उससे पता चलता है कि उसने हार्वेस्टिंग भी जो है स्टार्ट कर दी थी। खाने योग्य जंगली घासें जो है हमेशा से ही थी, बट मानव को जो है इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और नए औजारों की सहायता से उसकी जो फूड सप्लाई है वो पूरी हुई दिख रही है। और इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि उसने जो पशुपालन है वो स्टार्ट किया। लेकिन पशुपालन के जो है हमें सॉलिड एविडेंस नहीं मिलते हैं। अ, पालतू पशु के हमें अस्थियाँ वगैरह भी जो है नहीं मिलती हैं। बट ये टूल के जो प्रकार हैं उससे पता चलता है कि एक जो कृषि है या जो पशुपालन है वो जो है स्टार्ट हो गया था इस फेस में। बेहतर फूड सप्लाई का परिणाम ये था कि मानव की जो आबादी है वो बढ़ी, और हमें पता चलता है कि इस दौरान की जो बस्तियां हैं वो बढ़ी हैं। इस फेस में हमें कब्रगाह के भी प्रमाण मिलते हैं, और जो कब्रगाह हैं बेसिकली एक कर्मकांड या विश्वास से जो है जुड़े हुए हैं। मेसोलिथिक फेस में हमें सीजनल सेटलमेंट्स दिखते हैं। ये सीजनल सेटलमेंट्स परमानेंट सेटलमेंट नहीं थे। लोग जो है एक निश्चित समय के दौरान जो है किसी स्थान पे रहते थे, और वो तब तक वहाँ पे ठहरते थे जब तक कि वहाँ के आसपास के स्रोत उनकी खाद्य आपूर्ति को पूरा कर रहे हैं। जब उस स्थान की खाद्य आपूर्ति समाप्त हो जाती थी तब वो स्थान छोड़ देते थे। इसके अलावा मानव ने जो है अब समतली मैदानों पे जाना आरंभ कर दिया। ऐसा टूल टेक्नोलॉजी में आए परिवर्तन के कारण हुआ, और इसके अलावा जब उसकी कार्य क्षमता बढ़ गई तो वो जो है समतली मैदानों में गया होगा। मेसोलिथिक फेज में मानव समतल एरिया की ओर गया। ऐसा जो है टूल टेक्नोलॉजी में आए परिवर्तन के कारण हुआ। कार्य क्षमता बढ़ने के कारण वो जो है समतली एरिया में गया होगा, और वहाँ जा कर के जो है उसने अपने बस्तियाँ वगैरह बनाई। लेकिन जो टूल बनाने का मटेरियल है वो केवल पहाड़ी एरिया में ही अवेलेबल था। मेसोलिथिक चरण के जो औजार हैं बहुत ही छोटे हैं, जैसे कि ब्लेड, ट्रायंगल, ट्राइडेंट, ड्यूनेट, और इनको इनसे जो है हम एक कंपोजिट टूल बना सकते हैं। और मानव जो है इन औजारों को समतली एरिया की तरफ ले गया होगा।
और हम देखते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है टूल बनाने का, वो हमें मध्य प्रदेश में क्विंटल की मात्रा में जो है मिलता है। मध्य प्रदेश एक औजार निर्माण का स्थल था। लोग यहाँ पे औजारों का निर्माण करते थे। ये औजार पत्थर के बनाए गए थे। लेकिन हमें वर्क स्पेशलाइजेशन या जो कार्य विशेषीकरण है उसके बारे में नहीं पता चलता। लेकिन माना जाता है कि ये औजार बनाने वाले लोग एक विशिष्ट समूह से जुड़े हुए होंगे। फैक्ट्री साइट जैसे कि मध्य प्रदेश, जहाँ औजारों का निर्माण बड़ी मात्रा में किया जाता था, वहाँ से औजारों को बनाने के बाद इसे दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया जाता होगा। अथवा अ, इनका जो विनिमय है किसी दूसरे माध्यम से किया जाता होगा। क्योंकि अब लोगों ने समतली एरिया में रहना शुरू कर दिया था और समतल एरिया जो है एक सुरक्षित क्षेत्र था और ह्यूमन जो है या मानव जो है यहाँ पे एक सुरक्षा का एहसास जो है महसूस कर रहा था। सो ये भी एक रीज़न है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जो कार्य क्षमता है, उसका जो विश्वास है, वो बढ़ गया था। इस कारण मानव जो है अब समतली क्षेत्र की ओर जो है बढ़ रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थलों से हमें मेसोलिथिक कालीन जो बस्तियां हैं वो मिलती हैं। ये बस्तियां ज़्यादातर पहाड़ी वाले क्षेत्रों से मिली हैं, जैसे कि सिंध, अरावली क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्थानों से जो है हमें मध्यपाषाणकालीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में सभी टीले जो हैं मध्यपाषाण काल से नहीं जुड़े हैं और ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है और जहाँ पे पानी के स्रोत हैं, वहाँ पे जो है मध्यपाषाणकालीन लोगों ने अपनी बस्तियाँ बसाईं। गुजरात में जो रेतीले टीले हैं, पानी वाले क्षेत्र हैं या छोटे पानी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो है लोगों ने अपनी बस्तियों का निर्माण किया। मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है, वहाँ से हमें मध्यपाषाणकालीन बस्तियाँ मिलती हैं और मध्य प्रदेश के भीमबेटका से ही हमें रॉक पेंटिंग के एविडेंस मिलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र जो है मुख्यतः वही मेसोलिथिक लोगों के जो है आवास स्थल थे। रिवर वाले क्षेत्र या लेक्स वाले क्षेत्र जो हैं उसके ठहरने के स्थान रहे थे। पाषाण स्थल हमें आदमगढ़, होशंगाबाद से भी मिला है। इस क्षेत्र में भी हमें मध्यपाषाणकालीन लोगों के प्रमाण मिलते हैं और ज़्यादातर जो बस्तियां हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास हमें मिलती हैं। बिहार में भी जो है मध्यपाषाणकालीन बस्तियां जो है हमें मिली हैं और उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादातर बस्तियां जो है छोटी हैं, लार्जर सेटलमेंट यहाँ पे नहीं मिले हैं और ज़्यादातर जो सेटलमेंट है वो सीजनल साइट हैं, ये परमानेंट साइट नहीं है। परमानेंट साइट जो है या परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बाद के चरणों में आता है, जैसे कि नवपाषाण काल में हमें एक स्थायी बस्तियों के प्रमाण हमें मिलते हैं और मेसोलिथिक काल के बाद जो है नवपाषाण काल का आगमन होता है। तो मेसोलिथिक और न्यूलिथिक जो स्थल हैं वो सेम है, एक जैसे हैं। गंगा यमुना दोआब में हमें मेसोलिथिक कालीन जो बस्तियां हैं नहीं मिलती हैं, लेकिन इन नदियों की जो सहायक नदियां हैं वहाँ पे हमें मेसोलिथिक कालीन बस्तियां मिलती हैं और ज़्यादातर जो बस्तियां हैं वो झीलों के आसपास हैं और 95% जो बस्तियां हैं वो मुख्य नदियों से दूर हैं। ऐसा जो है वो फ्लड से बचाव के कारण रहा होगा। बाढ़ मानव के लिए बहुत बड़ा खतरा रहा होगा क्योंकि मानव के पास कोई दूरसंचार नेटवर्क नहीं था जो उसको बाढ़ के बारे में जानकारी दे। मानव की जो तकनीक थी वो सीमित थी और इस सीमित तकनीक के कारण जो है वो बांध वगैरह जो है नहीं बना सकता था। बड़ी नदियाँ जो हैं वो खतरा पैदा करती हैं और इस कारण जो है मानव ने अपनी जो बस्तियाँ हैं बड़ी नदियों के पास नहीं बनाई और माना जाता है कि जो हड़प्पन सभ्यता का पतन हुआ उसमें एक कारण जो है बाढ़ भी रहा है। सो हम देखते हैं कि जो सेटलमेंट है वो हमें बड़ी नदियों के आसपास नहीं मिलती है। ये मेसोलिथिक कालीन जो सेटलमेंट है वो ऐसे क्षेत्र पे बनाए गए जो लो वाटर एरिया जहाँ जहाँ पे पानी का दबाव या बहाव जो है कम हो, जैसे कि झील या सहायक जो नदियाँ हैं जहाँ पे पानी का दबाव या पानी का जो फ्लड है वो हैवी नहीं होता है, वहाँ पे जो है ज़्यादातर बस्तियाँ हमें मिलती हैं। मेसोलिथिक मानव जो है वो बाढ़ का जो खतरा है उससे परिचित था और उसने इसी कारण जो है अपनी बस्तियाँ ऊंचे स्थलों पे बनाई जहाँ पे पानी
ग्रास और शिकार जो है उसे अवेलेबल हो। और यहाँ तक कि हम नवपाषाण काल में भी देखते हैं कि जो ज़्यादातर बस्तियाँ हैं या सेटलमेंट हैं, वो थोड़े ऊँचे स्थलों पे बनाए गए। ऊँचे एरिया जो है वो हवा के सर्कुलेशन के लिए भी बेहतर होता है और ये गर्मी से भी राहत देते हैं। और यहाँ पे बाढ़ का पानी जो है वो तेज़ी से नहीं आता है और ये जो है एक सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है हमले से, बाढ़ से या गंदगी से। यही सब कारण रहा होगा कि मानव ने जो है अपना जो निवास है, अपना जो स्थान है, उसको उसका जो चयन किया है वो बड़े ही समझदारी के साथ किया है।